हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के इस सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 है। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोल्लोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, उसकी कुछ एप्लीकेशंस, इन्हें कंप्लीट करने के बाद में कुछ 3-4 न्यूमेरिकल्स आप लोग के सामने डिस्कस किए थे। बल्कि लास्ट न्यूमेरिकल तो अभी भी बोर्ड पर आपके सामने है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे नीट और जेई में। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, लेकिन फ्रिक्वेंटली आपको इस तरह क्वेश्चंस नीट और जेई में देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से पढ़ें, सुने, देखें और सारी चीज़ें सोल्व करें। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोग के सामने अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। और अब जो क्वेश्चंस मैं आप लोग के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आपका NCERT इंटेक्स्ट। इंटेक्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको चैप्टर के बीच में दिए होते हैं। इंटेक्स अलग होते हैं, एग्जाम्पल्स अलग होते हैं और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस अलग होते हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर नंबर 10 की कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे हमारा टॉपिक उतना ही स्ट्रोंग होगा और आप लोग उतना ही अच्छे से समझ भी पाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन की। NCERT इंटेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पर NCERT इंटेक्स्ट। NCERT इंटेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है। NCERT इंटेक्स्ट। देखिए इंडेक्स में 3 क्वेश्चन गिवन है, 3.7, 3.8, 3.9। तो हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, 3.7, 3.8 और 3.9। इन्हें कराने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, वो एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, अभी वो हमने स्किप कर दिया है क्योंकि वो आपका होमवर्क होगा। चलिए हम लोग अभी तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.7 की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3.7 क्या लिखा है इस क्वेश्चन 3.7 में? वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। देखो, फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी आपको समझाया गया था लेक्चर नंबर 7 में। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर अच्छे से सुना होगा, देखा होगा। ठीक है, आपको उसके रिगार्डिंग कुछ नोट्स भी दिए गए थे, पूरे चैप्टर के नोट्स दिए गए थे। मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो नोट्स पढ़े होंगे। तो वहाँ पर ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, डाइल्यूशन जब करते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है। लिखा है इस क्वेश्चन में, वाई डज कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। वहाँ पर कंडक्टिविटी और डाइल्यूशन के केस में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि जब जब डाइल्यूशन करते हैं तो पर एम एल वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं। और क्योंकि कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो अगर आयंस डिक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ये वहाँ पर कॉन्सेप्ट है। इसका आंसर मैं लिखवाऊंगा आपको भी। आंसर क्या है? ऐसा कहा जाता है कि जो कंडक्टिविटी होती है बच्चों, कंडक्टिविटी मतलब करंट फ्लो करने की कैपेसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो होती है नंबर ऑफ आयंस के। नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। ओके, तो लिख सकते हैं ऑन डाइल्यूशन number of ions per ml solution are
decreased, per ml solution are decreased, so that conductivity of electrolytic solution is decreased with dilution। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3.7 है इंटेक्स का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.8 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3.8 क्वेश्चन में लिखा है सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन लैम्डा इनफाइनाइट एम वैल्यू ऑफ वाटर। बहुत ही आसान है, हमें ये बताना है, हमें पता लगाना है लैम्डा इनफाइनाइट एम फॉर वाटर। कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? मैंने कहा इसके लिए करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कंसिडर वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे कोल्लोश लॉ। सो अकॉर्डिंग टू कोल्लोश लॉ, वाटर H2O H प्लस OH माइनस टूट गया, तो ये हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट एम ऑफ H2O इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट एम ऑफ H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एम ऑफ OH माइनस। तो इस मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वाटर की कंडक्टिविटी, ठीक है। ये तरीका है वाटर की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर फाइंड कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने बच्चों दो क्वेश्चंस तो हमने करा दिए, क्वेश्चन नंबर 3.7, 3.8, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है और आसान भी है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 3.9, ओके। अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग लेक्चर को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और आपको सभी क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियस टॉपिक्स आपके सामने डिस्कस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोग समझ भी रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.9 डिस्कस करना चाहते हैं आपके सामने। आप लोग अपनी NCERT की बुक को अपने सामने रखें जिससे कि क्वेश्चन को समझना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। 3.9 की बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3.9। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3.9 में, द मोलरिटी ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड इज। मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है मिथेनोइक एसिड की, मतलब हमें यहाँ पर सबसे पहले गिवन है लैम्डा एम फॉर HCOOH। मिथेनोइक एसिड एक कार्बन का एसिड होता है, इथेनोइक 2 कार्बन का, प्रोपेनोइक 3 कार्बन का, 4 का, ऐसे करके होते हैं। मिथेनोइक एसिड का मतलब एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी दे रखी है आपको मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 46.1 इतने साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दे रखी है वैल्यू, ओके। समझ रहे हो आप लोग बात को? और साथ साथ इसकी मोलरिटी भी दे रखी है, मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन
0.025 इतने मोल पर लीटर। क्या पता कहीं पर यूज़ इसका करना पड़ जाए तो हमने लिख लिया ऐसे। तो इन्होंने ये कहा इस क्वेश्चन में, आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपको इस क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। नंबर वन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फाइंड आउट करना है एक तो इस क्वेश्चन के लिए, और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट के ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हर न्यूमेरिकल में कोई ना कोई गिवन वैल्यू होती है, यहाँ भी गिवन है। एक तो यहाँ पर गिवन है लैम्डा इनफाइनाइट एम ऑफ एच प्लस, ठीक, और दूसरा गिवन है लैम्डा इनफाइनाइट एम ऑफ HCOO माइनस। ये दोनों आयंस की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है और वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इनकी वैल्यूज़ है, पहले की वैल्यू है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और दूसरी वैल्यू कितनी है, दूसरी वैल्यू है 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और हमें यहाँ पर एक तो निकालना है अल्फ़ा, एक निकालना है आपको यहाँ पर क्या चीज़, डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखिए स्टेप नंबर 1 अगर हम लोग इस न्यूमेरिकल में अप्लाई करें, स्टेप नंबर 1 में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ अल्फ़ा। पहले तो हम लोग अल्फ़ा फाइंड आउट कर रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फ़ा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन हो तो क्या करना आपको, इसके लिए लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम, ये सीधा फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम तो दे रखा ही है आपको। अब लैम्डा इनफाइनाइट एम गिवन नहीं है, तो आयंस की कंडक्टिविटी से हम लोग लैम्डा इनफाइनाइट एम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग ये कर लीजिएगा कि लैम्डा इनफाइनाइट एम ऑफ HCOOH इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट एम ऑफ H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एम ऑफ HCOO माइनस। ये वैल्यूज़ आपको गिवन है, ठीक है। तो लैम्डा इनफाइनाइट एम ऑफ HCOO ये इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 349.56, और दूसरे वाली वैल्यू है 54.6। इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है और ये वैल्यू पता लग जाएगी आपको, लैम्डा इनफाइनाइट। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। जब आप लोग इसे सम कर देंगे, आप लोग ये सम कर लीजिएगा, कितना है सम, ये 349.6 और ये 54.62, और यहाँ से 9 और 4 13 14, ठीक है, 1 ये 0 और ये 404.2। तो ये तो वैल्यू है आपका 46.1 और ये है 404.2, ठीक है। यहाँ से तो आप लोग पता लगा लोगे
अल्फ़ा। ठीक है, एक आंसर तो आपका ये हो गया, या आपने अल्फ़ा पता लगा लिया। ठीक, स्टेप नंबर 2 में आप फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ के। क्योंकि ये एक एसिड है तो हमने मान लिया के ए, क्योंकि एसिड है ये। अगर ये बेस होता के बी तो के का फॉर्मूला है के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर आप लोग जैसे ही इस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे इजीली आप लोग ये फाइंड आउट कर लोगे, ये आपका आंसर नंबर 2। तो क्वेश्चन तो जितने भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी में हो, एग्जाम्पल में हो, अगर आपको ट्रिक पता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा आपने सीख रखा है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेई का हो, कि आप लोग उसे छोड़ दें, उसे स्किप कर दें। ठीक, तो पहला काम आप सभी बच्चों का यही है कि आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट शुरू से लेके लास्ट तक एक एक पॉइंट आप लोग सीख ले, पढ़ ले, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ ले, तो सारी चीज़ें आप लोग इजीली सोल्व कर पाओगे। अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके एक क्वेश्चन नंबर 3.9 है, इसे नोट कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से हमने बात को स्टार्ट किया। स्टेप नंबर 1 में ये कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, अपने आप करनी है, और आंसर इसके मैच करने हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए होंगे। अब मैं आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बेस्ड कुछ होमवर्क आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ 1-2 एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हम लोग नहीं कर पाए। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसे ओपन कर ले और मार्क कर ले जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको करके लाना है, आपका आज का जो होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 3.9, एग्जाम्पल नंबर 3.9 आपको ये सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को एग्जाम्पल नंबर 3.9 सोल्व करना है। उसके बाद में आप लोग आ जाइएगा, क्वेश्चन जो करना है आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन नंबर 3.10 और एक क्वेश्चन नंबर आपका 3.11। ये 2 क्वेश्चन और करने हैं आपको, तो कुल मिलाकर ये 3 क्वेश्चंस कर लेने हैं। और ये जो कंडक्टिविटी वाला टॉपिक है ये लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अब और कराना चाहता हूँ जो कि हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं। मतलब एक तरह से ये मान के चलिए वो क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के। तो एक बार हम लोग उन्हें देख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग 1 बाय 1 शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो बचेंगे वो आप लोग खुद कर लेना, नहीं तो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लीजिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, ये मान के चलिए नीट प्लस जेई। ओके, ये क्वेश्चंस हैं हमें जो यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.013 MCH3COOH एंड 0.015 MNaOH आर मिक्स्ड टुगेदर,
व्हाट वुड बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिक्सचर इफ कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA is 6.3 into 10 to the power -4 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि अगर दोनों का हमारे पास में इक्वल मिक्सचर है तो आप बताइएगा कि इनकी कंडक्टिविटी क्या क्या होगी। आप लोग ये आपको समझाना है। दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, दोनों का अमाउंट सेम है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है मैं आपके सामने लिख देता हूँ। सबसे पहले मोलरिटी गिवन है 0.015 और ये इतने मोल पर लीटर और ये दोनों की सेम है। इसमें पहले वाला केस जो दे रखा है वो तो दे रखा है CH3COOH और दूसरे वाला केस यहाँ पर दे रखा है सेकंड केस दे रखा है NaOH। ये यहाँ पर केस दे रखा है यहाँ पर, ठीक। और आपके सामने इस क्वेश्चन में CH3COONA ये सोल्ट है क्योंकि इन दोनों से मिलकर सोल्ट ही बनना है। तो इसकी हमें यहाँ पर दे रखी है कंडक्टिविटी। कितनी कंडक्टिविटी दे रखी है? कापा इज इक्वल टू दे रखी है वैल्यू आपको 6.3 इंटू 10 टू दी पावर -4 इतने साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमें यहाँ पर गिवन है। ओके, हमें मिक्सचर की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, ठीक। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी तो ये है सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। कंसंट्रेशन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर सॉल्ट, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू 0.015 डिवाइड बाई 2, ठीक है। मतलब जितनी भी, क्योंकि मिक्सचर है तो इसकी हाफ होगी। यह है सॉल्ट की कंसंट्रेशन, इतने मोल पर लीटर। ओके, समझ गए? ये है सॉल्ट की कंसंट्रेशन। तो हमें मिक्सचर की निकालनी, तो इन दोनों के मिक्सचर से अगर इन्होंने कहा कि मिक्सचर की कंडक्टिविटी निकालनी है तो मुझे बताइए इन दोनों का अगर मिक्सचर होगा तो इस मिक्सचर को आप क्या कहेंगे? मैं कहा इस मिक्सचर को हम लोग कहेंगे सॉल्ट। सॉल्ट कहेंगे ना। तो ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन आ गई और आपको पता है सीधा सीधा फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लैम्डा m इज इक्वल टू कापा, कापा की वैल्यू कितनी है 6.3 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू 1000 अपॉन 0.015 डिवाइड बाई 2 और ये सबसे ऊपर। तो बस इसे सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा लैम्डा m इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 1000 अपॉन बल्कि इंटू आपका 2 और इंटू 0.015। इसे सोल्व कर लेना है और आंसर यहाँ से निकाल लेना है। आंसर जो यहाँ पर गिवन है ABCD, ये यहाँ पर आंसर गिवन है 8.4 पहला आंसर, 4.2 दूसरा आंसर, 84 और 42 इतने साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और ये मोल इनवर्स। यही यूनिट यहाँ पर है, यही यूनिट यहाँ पर है और यही यूनिट यहाँ पर है। ये आंसर है, आप लोग चेक कर लेंगे। इसका आंसर आ रहा है 84 अगर आप लोग चेक करेंगे। सी आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूँ क्या करना है इसके अंदर, इन दोनों के दोनों सॉल्यूशन की आपको गिवन है कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, दोनों को मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने पर दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो न्यूट्रल करने पर क्या होता है कि कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली जो सोल्ट की होती है ना, क्योंकि सोल्ट की पावर
कम हो जाती है, ना तो वो एसिडिक रहता, तो एवरेज लेते हैं इस कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्योंकि एसिड और बेस की कंसंट्रेशन यहाँ पर इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो जब सोल्ट बनेगा, सोल्ट कब बनेगा, क्योंकि इन्होंने कहा इन दोनों की मिक्सचर है, तो मिक्सचर क्या बोलते हैं, सोल्ट बोलते हैं। तो इस सोल्ट की गिवन है कंडक्टिविटी, सोल्ट की कंसंट्रेशन होगी किसी भी एसिड और किसी भी बेस का एवरेज जो होता है, तो हमने एवरेज लिया, ये इसकी मोलैरिटी आ गई। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/m, ये फॉर्मूला आपको बता रखा है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और बस इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो स्टॉप करके इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट चलिए आज के लेक्चर को तो हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पर, आज हम लोग इतने क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग के सामने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसी टॉपिक के ऊपर, जेई और नीट के, और कुछ बोर्ड के जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए हैं। एक लेक्चर मैं आपको और दूंगा इन न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। और ये मान के चलिए कि इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे बड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर में एक और न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा और उस न्यूमेरिकल पोर्शन का नाम है पोटेंशियल, सेल और आपका नस्ट इक्वेशन और उससे कनेक्टेड बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। लगभग वो जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो भी लगभग इतनी ही लेंथ का है, उसके अंदर भी आपको लगभग 8 से लेके 10 लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और वो भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 8 से लेके 10 लेक्चर में वो भी पूरा हो जाएगा, मतलब आधे घंटे के आपको जो लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वो भी 8 से लेके 10 लेक्चर में पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक और न्यूमेरिकल पोर्शन बचता है, वो मुश्किल से 2 लेक्चर या 3 लेक्चर का है, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके। और उसके बाद में इस चैप्टर का एक लास्ट थ्योरेटिकल पोर्शन बचेगा, टाइप्स ऑफ सेल एंड बैटरीज। कुल मिलाकर जितने लेक्चर्स हमने आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर में प्रोवाइड किए हैं, ठीक उतने ही लेक्चर लगभग 30 से लेके 32-33 लेक्चर्स में ये चैप्टर हम लोग विद NCERT क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे आप लोग के सामने, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। कॉन्टीन्यूसली आप लोग लेक्चर्स देखते रहिएगा, इन लेक्चर्स का बहुत बेनिफिट आप लोग उठाइएगा। हम लोग बहुत मेहनत करके बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वॉच करते हुए कि स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितनी सिंपल वे में हम लोग अपनी बात को स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं, क्या क्या कंटेंट है, कंटेंट की क्वालिटी, NCERT क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर नीट जेईई क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपको फ्रिक्वेंटली प्रोवाइड करते जा रहे हैं, शीट भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। बस अब आपका एफर्ट है कि जितना एफर्ट हम लोग आपके साथ में कर रहे हैं, अगर उतना ही एफर्ट आप लोग भी थोड़ा सा अप्रोच करें तो ये मान के चलिए कि आप लोग बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल इंसान हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे, और आपके परफॉर्मेंस जिस फील्ड में आप लोग जाना चाहते हैं उस फील्ड में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए बच्चों, फिर आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।